नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं राजधर्म से विरत रहकर सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए विविध तरह के अवैधानिक हथकंडों को अपनाकर हिंसक कृत्य करवाकर जनता का वोट लेकर सत्ता पर बैठने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संबंध में अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। जब लंबे काल तक लगभग 32-33 वर्ष तक लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी संघर्षरत भले थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को वो किसी भी प्रकार से पराजित नहीं कर पा रही थी। उसका कारण था कि उस समय तक ममता बनर्जी एक संघर्षकर्त्री राजनीतिक नेत्री के रूप में नहीं उभरी थी। उनको कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही आचरण करना होता था, लेकिन वाम मोर्चा की सरकार पश्चिम बंगाल में एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करके उनको हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाती हुई उनका अपने राजनीतिक हित के लिए उपयोग करने में लगी थी, और दूसरी तरफ शेष इस्लामेतर जनता पर तरह तरह के अत्याचार करने का कार्य करती थी। वहां की पुलिस वही कार्य करती थी जो वहां की वाम मोर्चा सरकार चाहती थी। वैसे भी अगर हम पुलिस का चरित्र देखें तो पुलिस का चरित्र पछुआ पवन की तरह होता है। जब जो ऋतु होती है और उसका जो स्वरूप होता है उसी के अनुकूल, जैसे पछुआ पवन अपना स्वरूप बदल लेता है और तदनुकूल हो जाता है, ठीक उसी तरह से विभिन्न प्रांतों की पुलिस भी हुआ करती है। तो पश्चिम बंगाल की पुलिस भी इस कथ्य का अपवाद नहीं, वो भी वैसी ही है। तो जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तृणमूल कांग्रेस बनाकर कांग्रेस पार्टी से निकलकर अपनी अलग पार्टी बनाकर और उसके आधार पर संघर्षपूर्ण राजनीति करना शुरू किया, तो पश्चिम बंगाल की जनता को, खासतौर से इस्लामेतर जनता को यह आशा बंधी कि चलो अब ममता बनर्जी हम लोगों का ध्यान जरूर रखेंगी, क्योंकि इन्होंने जो अत्याचार वाम मोर्चा सरकार का जनता के ऊपर हम लोगों के ऊपर देखा है उससे वो अवगत है। इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ की जनता ने ममता बनर्जी का हर अभियान में, चाहे वो उचित हो चाहे वो अनुचित, खूब साथ दिया। ममता बनर्जी
कम्युनिज्म की ही अवधारणा के अनुरूप आचरण करती हुई निजी कंपनियों के विरोध में उठ खड़ी हुई और पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा टाटा कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे नैनो कार के बड़े उद्योग को कृषि भूमि पर लगाए जाने का बहाना बनाते हुए वहां इतना संघर्ष किया कि अंततः टाटा कंपनी को अपनी कंपनी वहां से हटाकर गुजरात ले जाना पड़ गया और वहीं से एक संघर्षकर्त्री नेत्री के रूप में ममता बनर्जी उभरी। लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाने में सफल हुई तो ममता बनर्जी भी उसी ढर्रे पर चल पड़ी जिस ढर्रे पर पहले वाम मोर्चा सरकार चला करती थी। राजधर्म से विलग रहकर मुस्लिम तुष्टीकरण करके उनको हिंसक गतिविधियों के लिए उत्प्रेरित कर उनका उपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने या उनको भय दिखलाकर अपने अनुकूल बनाने के लिए ममता बनर्जी उसी तरह से कार्य करने लगी जैसे वाम मोर्चा सरकार पहले करती रही। इसका परिणाम ये हुआ कि ममता बनर्जी राजधर्म के अपने कर्तव्य से अलग हटकर सिर्फ हिंसाचारिणी और जनता का भयादोहन करके डरा धमका करके उनका वोट अपने लिए हासिल करके सत्ता में बैठकर सिर्फ भ्रष्टाचार करने में हिंसक गतिविधियों को चलाने में और प्रांत के पश्चिम बंगाल के हित को ध्यान में न रखते हुए केवल केंद्रीय शासन के विरोध को स्वर देकर जनता में अपनी साख स्थापित करने में लग गई। इसीलिए एक एक हद ममता बनर्जी पार करती हुई अग्रसर हुई। चुनाव परिणामों में जिनने उन्हें वोट नहीं दिया या उनको लगा कि उन्होंने वोट नहीं दिया, उनको अपने पार्टी के हिंसक गुर्गों के माध्यम से पिटवाना, मरवाना और उनको पूरी तरह से उजाड़ना ममता बनर्जी का शगल हो गया। अपनी पार्टी और अपने लिए धन को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू किया। वो इसलिए कि वो जान गई कि अगर सत्ता में दीर्घ काल तक काबिज रहना है तो पार्टी के पास और स्वयं के पास धन होना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना शुरू किया और अपने मंत्रियों, अपने अधिकारियों के माध्यम से जनता से धन उगाही में लग गई। 2016 में
जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ वो धीरे धीरे जो प्रकाश में आया, सीबीआई और ईडी की कार्रवाइयों में उनके ही कैबिनेट स्तर के मंत्री पार्थ सारथी के यहाँ जब पचासों करोड़ से अधिक नोटों की गड्डियां रखी हुई मिली, पार्थ सारथी के महिला मित्र के यहाँ जब आभूषणों और नोटों की गड्डियों का भंडार मिला तो उस घोटाले की परत दर परत इस तरह से खुली कि अंततः अपने उस मुख्यमंत्री को भी, अपने उस कैबिनेट स्तर के मंत्री को भी उन्हें त्यागपत्र के लिए कहना पड़ा और अभी तक वो तब से जेल में ही विद्यमान है। और अभी इधर सर्वोच्च न्यायालय ने उनके उस घोटाले में जिन तथ्यों को पाया है, जिसमें नौकरियां बेची गई हैं, पात्र लोगों को नौकरी से वंचित रख करके अपात्र लोगों को उनसे रुपए ले लेकर खूब धन उगाही करके उनको नौकरी देने का कार्य किया गया है, वो सब जांच से प्रकाश में आया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पूरे शिक्षक भर्ती को ही निरस्त कर देने का कार्य कर दिया। और अभी जो कार्रवाई आगे भी उस पर चल रही है वो ममता बनर्जी की साख को धूमिल करती है। आरजीकर हॉस्पिटल में चिकित्सक प्रशिक्षु की दरिंदगी से की गई मौत, दरिंदगी से की गई हत्या, राशन के खाद्यान्न का बड़ा घोटाला और भी दूसरे तरह के इतने घोटाले प्रकाश में आ चुके हैं, जिसके कारण ममता बनर्जी एक तरह से वो सब स्वरूप अपना छोड़ चुकी हैं जिसके के लिए एक राजनेत्री को जाना जाना चाहिए। ममता बनर्जी अपने विरोधियों को मरवाने, उनको निपटवाने, उनके घर फुकवाने तक में लगी है। और तो और संसद द्वारा बनाए गए कानून वो जो देश हित में है, केवल मुसलमान भाइयों को अपने पाले में रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनको बरगलाकर वक्फ संशोधन बिल जो कानून बन करके लागू हो चुका है उसका विरोध उन्होंने मुर्शिदाबाद में इस तरह से करवाया, स्वयं भी उस वक्फ कानून के विरोध में जनता को इस तरह से उकसाया कि उसका परिणाम ये हुआ कि वो
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद का विषय तो हो ही गया, उसको ममता बनर्जी ने हिंदुओं के विरोध की ओर मोड़ दिया, जिनका उस वक्त संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं था, जो जानते भी नहीं थे। उन हिंदुओं के घरों में मुर्शिदाबाद में आग लगवाने का कार्य, पुलिस को मूक दर्शक बनाकर केवल देखते रहने का कार्य ममता बनर्जी निरंतर कराने लगी। कई लोगों की हत्या हुई, कई सौ लोगों के घर जलाए गए और हिंदुओं को पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा। मुर्शिदाबाद में तो वैसे ही मुस्लिम बहुलता थी, फिर बांग्लादेशियों को बसाकर, अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशियों को बसाकर रही सही डेमोग्राफी और भी दुष्प्रभावित करते हुए ममता बनर्जी ने वो हिंसाचार किया है कि जिसके लिए उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को भी कटघरे में लेना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए कार्य करने में विशेष संलग्न है। देश हित के लिए, न्याय के लिए उसकी प्रवृत्तियां कहीं दूर जा बैठी, अन्यथा अपने को सर्वोच्च मानकर अपनी मर्जी से जिन प्रकरणों में वो स्वतः संज्ञान लेकर के निर्णय देकर कार्रवाई करने के लिए सरकारों को आदेश दे देने का कार्य करती है, वहीं इतने भीषण अत्याचार, चुनावी हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत तक को कभी भी स्वतः संज्ञान में लेने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता। जब इधर दबाव पड़ा तो भी सर्वोच्च न्यायालय ने बचने का कार्य किया। उसकी बनिस्बत तो पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय ने उस शिक्षक भर्ती घोटाले के जांच को सीबीआई को सौंपने का कार्य करते हुए और मुकदमा आने पर अभी मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। केंद्र वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को, बीएसएफ के जवानों को लगा करके जनता की सुरक्षा करने का आदेश दिया, जबकि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को त्वरित स्वतः संज्ञान लेने का कार्य करना था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ लोगों की जागीर की तरह बनकर उसके अनुकूल आचरण करता है। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे जो सर्वोच्च न्यायालय के नामी गिरामी वकील कहलाने वाले टुच्चे प्रकृति के वकील हैं, ये अपनी निष्ठा के अनुकूल, क्योंकि इनका सीधा संबंध कांग्रेस से है,
जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहती है तो ये उसके मंत्री बन करके शोभा पाते हैं, और जब इनकी कांग्रेस की सरकार नहीं रहती है तो ये अपनी वकालत चमकाने में लग जाते हैं, और एक एक पेशी पर ये 20-20 लाख रुपया लेकर के न्याय को नहीं बल्कि अपने अनुकूल निर्णय को प्रबंधित करने का कार्य करते हैं, न्याय को ठेंगा दिखाने का कार्य करते हैं। तो बस इन्हीं को अपना वकील बनाकर ममता बनर्जी तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाती हैं और इनके द्वारा निर्णय उनके अनुकूल प्रबंधित कर दिया जाता है। बस वो अपनी मनमानी करती रहती है। पश्चिम बंगाल तो जैसे इस तरह से प्रस्तुत हो गया है कि जैसे वो भारत का हिस्सा ही ना हो। ममता बनर्जी तो जैसे संविधान से अलग हटकर अपने को सर्वतंत्र स्वतंत्र समझते हुए तानाशाही आचरण करने में लग गई है और दोषारोपण संविधान के अनुकूल कार्य करने में संलग्न और संविधान को सुदृढ़ करने वाली मोदी सरकार पर आरोप लगाने से बाज भी नहीं आती। ये सब ये सिद्ध कर रहा है कि जैसे कभी कश्मीर में वहाँ के डेमोग्राफिक परिवर्तित हो जाने के कारण कश्मीरी पंडितों को बार बार वहाँ से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा और कश्मीर से अलग, जम्मू कश्मीर से अलग शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। वैसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी निर्मित हो चुकी है। अगर केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका को ठीक से निभाने का कार्य नहीं किया तो अब इसका अंदेशा बढ़ चला है कि ममता बनर्जी हिंदुओं का पश्चिम बंगाल से सफाया किए बिना नहीं मानेगी, क्योंकि जिस तरह से डरा धमका करके वो वोट लेने का कार्य करती हैं तो वहाँ का हिंदू तो मजबूर होकर के अपनी जीवन की रक्षा के लिए उन्हें न चाहते हुए भी वोट देगा, और मुसलमान तो ममता बनर्जी के संरक्षण में आतताई आचरण करने के लिए पल बढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में राजधर्म तो वहाँ है ही नहीं, अब लोक धर्म भी वहाँ रहने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे अवसरों पर भी अगर धारा 356 का प्रयोग करने से मोदी सरकार बचती है तो मैं नहीं समझता हूं कि उसका यह दृष्टिकोण उचित है, क्योंकि धारा 356 का जिस तरह से दुरुपयोग कांग्रेस शासन में हुआ, कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कई जगह विपरीत परिस्थितियां आने पर भी
वहां की सरकार को बर्खास्त करने का आचरण नहीं किया। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अमानुषिक हिंसाचार ममता बनर्जी और उनकी पुलिस द्वारा, उनके तृणमूल पार्टी के गुर्गों द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के गुर्गों द्वारा निरंतर किया गया है, और वहां संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से असफल है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर केंद्र सरकार को किसी भी प्रदेश का शासन सूत्र अपने हाथ में लेने का और वहां की सरकार को हटाने का पूर्णतः अधिकार संविधान द्वारा मिला है। लेकिन मोदी सरकार ने जनता से चुनी हुई सरकार को, चाहे वो जिस रूप में भी चुनी हुई हो, उसमें संवैधानिक हस्तक्षेप से अपने को अलग अब तक रखने का कार्य किया है, जिसका नतीजा है कि वहां की जनता, खासतौर से हिंदू जनता, सनातन धर्मावलंबी जनता भीषण अत्याचार झेल रही है। ममता बनर्जी अगर इसी तरह से वहां अपनी सरकार बनवाती रही तो पश्चिम बंगाल उसी स्थिति में पहुंचेगा जिस स्थिति में कभी कश्मीर पहुंचा था। जम्मू और कश्मीर की में जिस तरह से सनातन धर्मावलंबियों की दुर्दशा हुई, उसी दशा को वहां इस्लामेतर आबादी प्राप्त करी। तो केंद्र सरकार को भी समझने की जरूरत है, सर्वोच्च न्यायालय को भी समझ करके ऐसे हिंसाचारी सरकार को वहां से हटवाने और उसके लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। वहां का उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य का सम्यक पालन कर रहा है, इसके लिए मैं वहां के उच्च न्यायालय को जरूर प्रशंसित करना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।